हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स के एक नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस की सेट प्रैक्टिस। और ये जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये सभी क्वेश्चन जो होगा ना कि केवल बिहार पुलिस बल्कि बिहार पुलिस मध्य निषेध, ये दोनों में हमें काम होगा। ये जो भी हम क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करेंगे ये दोनों परीक्षाओं में हमें बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आइए एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज के सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो यहीं पर हम बिना किसी देरी के आज का ये सेशन हम यहीं पर शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है और हमें इसका परिधि बता देना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। हम लोग दिमाग क्या लगाना, हमें यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला को यूज करना है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमें यहाँ पर परिधि पूछा जा रहा है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो सबसे पहले अगर हम आर यानी कि त्रिज्या का मान अगर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो हम आराम से परिधि का मान बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम परिधि का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल एक्चुअली होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान दिया गया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम क्या करें यहाँ से, पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए 38.5 को हम 385 बट्टा में 10 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव के एक अंक के बाद 5 है, यानी कि दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो हम बट्टा में 10 कर देंगे तो हम आराम से ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये सभी बात आपको मालूम होगा, ये तो बेसिक बात है। ठीक है, और हम लोग एक और बात जानते हैं कि एक्चुअली पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, और यहाँ पर आर के साथ पाई गुना में है, इधर आने पर भाग में हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 385 बट्टा में 10। और चूंकि पाई का मान होता है 22/7, लेकिन यहाँ पर भाग में आने के बाद उसका मान अब पलट जाएगा, यानी कि 7 बट्टा में ये हो जाएगा 22। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर दें, अगर ये इसको हम 5 से काट देते हैं पहले, 5 दूना 10 और ये कट जाएगा हमारा 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35 और बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 3, 5 सत्ते 35, 3 और फिर 5 सत्ते 35। ठीक है, अब हम इसको काट देते हैं 11 से, 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77, यानी कि देखिए आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, यहाँ से आर स्क्वायर का मान आ गया कितना, 7 ये है, 7 सत्ते 49, यानी कि 49 बट्टा में 2 दूना 4। ठीक है, तो इसलिए अगर हम यहाँ से आर का मान क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम आर बराबर लिख सकते हैं, देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा और 49 का वर्गमूल आ जाएगा, यानी कि यहाँ से देखिए आर बराबर हो जाएगा 7 बट्टा में 2। आर का मान आ गया 7 बट्टा 2, तो हम लोग जानते हैं परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो यहाँ से 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना 7 बट्टा 2, क्योंकि आर का मान आया है 7 बट्टा 2। तो ये देखिए 7 से 7 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर परिधि आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर, परिधि आ गया 22 सेंटीमीटर। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आपको जो है इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हमने लॉग वाला क्वेश्चन ले रखा है, क्योंकि हमें मालूम है कि अधिक सारे मेरे दोस्तों को लॉग वाला क्वेश्चन बनाने नहीं आता होगा। ठीक है, इसलिए हम जो है इस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आए हैं। चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है, जो हमें लॉग को देख करके जो डर लगता है, उस डर को हम यहाँ पर दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर क्वेश्चन में है log 10, देखिए log जो है बेस में है 10 और पावर में है 8, यानी कि log 10 पावर 8। फिर यहाँ देखिए 2 इंटू लॉग बेस 10 पावर 2 माइनस log 10 पावर में है log 10 पावर है 32 और प्लस log बेस में है 10 और पावर है 5। ठीक है, देखिए यहाँ हम क्या है, देखिए हम लोग जानते हैं एक बात कि 8 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 का पावर 3 होता है 8 के बराबर, 2 का पावर 3 होता है 8 के बराबर। तो यहाँ देखिए लॉग क्या है, यहाँ पर लॉग बेस में है 10, ये देखिए इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 2 को हम, इस 8 को हम, इस 8 को 2 का पावर 3 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 के बराबर होता है। इतना आप समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम पेशेंस, एकदम आप क्या करिए, एकदम पेशेंस के साथ आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। इस क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको जो है लॉग को देख करके जो डर लगता है, उस डर को हम दूर कर देंगे। आप बस केवल पेशेंस के साथ इसका सॉल्यूशन देखिए कि हम कैसे यहाँ पर कौन कौन से फार्मूला का यूज कर रहे हैं और हम कैसे चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इतना आप समझे हैं। हमने बस केवल किया है लॉग जो है बेस में है 10, तो हमने लिख लिया है, हमने केवल 8 को 2 का पावर 3 कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है, 2 इंटू लॉग बेस में है 10 पावर में है 2, हम ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है माइनस साइन है तो माइनस, यहाँ पर है लॉग बेस में है 10 तो हमने 10 लिख दिया है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे अभी हम 8 को क्या किए हैं, 2 का पावर 3 किए हैं। ठीक है, वैसे ही हम यहाँ से 32 को भी चेंज कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर देखिए 32 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना का 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। 32 की जगह पर हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो बस यहीं पर हम क्या करें, 32 की जगह पर 2 का पावर हम 5 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और प्लस में है लॉग बेस 10 और पावर 5, लॉग बेस 10 और पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है कि अगर देखिए क्या हो, अगर यहाँ पर फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर क्या हो कि लॉग हो बेस में a हो और m का पावर n हो, अगर लॉग बेस में a m का पावर n हो तो ये हो जाता है n इंटू लॉग बेस में a पावर m। आप इस फार्मूला को जरा गौर से देखिए। हेलो हेलो हेलो, सभी कोई देखेंगे स्क्रीन पर, क्या देखेंगे कि अगर लॉग बेस में a पावर में m का पावर n हो तो ये हो जाता है n इंटू लॉग बेस a पावर m। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, लॉग में देखिए लॉग बेस में है 10 और 2 का पावर 3 है, यानी कि m का पावर n के रूप में है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं, इसको ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देखिए ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा, लॉग बेस में 10 और पावर 2। ठीक है, बस हम केवल इस पर्टिकुलर फार्मूला का हमने यूज किया है। अगर लॉग, फिर से सुनिए, अगर लॉग बेस में a m का पावर n हो तो ये बराबर हो जाता है n इंटू लॉग a का पावर m। तो यहाँ पर देखिए पावर है n का मान है 3, तो ये देखिए 3 आ गया यहाँ पर, लॉग 10 पावर बेस 10 और पावर 2। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, प्लस 2 लॉग 10 के पावर 2 है। हम जैसा यहाँ पर था वैसे ही हम यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्या है, लॉग 10 है, पावर 2 का पावर 5 है, यानी कि फिर इसी फॉर्म का आ गया ये। तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 5 इंटू लॉग बेस 10 पावर 2 और प्लस ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा। देखिए इतना आप समझे हैं, पहले इसको हम जैसे था वैसे यहाँ पर लिख दिए, लॉग बेस 10 पावर 5। इतना आप समझे कि ना समझे हैं, इतना अगर आप समझ गए हैं तो बस, इतना आप अगर समझ गए हैं मेरे बात को तो बस अब आप यहाँ पर देखिए,
ये देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 3 टाइम log 10 पावर 2 है, यहाँ पर 2 टाइम log 10 पावर 2, यानी कि 3 और प्लस 2 का जुट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 5 log बेस 2 पावर 5 log बेस 10 पावर 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है 3 log बेस 10 पावर 2 प्लस 2 log बेस 10 पावर 2, दोनों एक ही हैं, तो हम यहाँ पर इसको जोड़ दिए हैं, 3 + 2 5 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अब क्या है, यानी कि इन दोनों का हमने काम कर लिया। अब यहाँ पर है -5 log बेस 10 पावर 2, ठीक है, और प्लस क्या है log बेस 10 पावर 5। यहाँ पर देखिए तो क्या होगा, अब यहाँ पर अब क्या होगा, देखिए +5 log बेस 10 पावर 2 -5 log बेस 10 पावर 2, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कट गया। यहाँ पर अब केवल क्या बचा, अब यहाँ पर बचा केवल log बेस 10 पावर 5, log बेस 10 पावर 5। लेकिन इस फॉर्म में जो है हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इस फॉर्म में हमारा आंसर नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये एक बात यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक बात हम लोग जानते हैं, यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या log बेस 10 है और पावर 5 है। ठीक है, तो क्या हम 5 की जगह पर, जैसे हमने 32 को लिखा है ना ऐसे 2 × 2 करके, यानी कि 2 का पावर 5, वैसे ही हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 को, यानी कि 5 = 10/2। ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है, हम 5 = 10/2 लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है तो 5 की जगह पर 10/2 हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर एक और फार्मूला क्या होता है, समझिए लॉग में ही, अगर log बेस a और m/n हो, अगर log बेस a पावर m/n हो, तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाता है क्या होगा, ये हमारा हो जाता है log a पावर a log बेस में a पावर n। ठीक है, देखिए अगर क्या हो log बेस में a m/n हो, तो वह बराबर होता है log बेस में a पावर m log बेस a पावर n। ठीक है, यानी कि ये जो अंश वाला होता है एक बार हो जाता है, और जो एक बार हर वाला होता है वह एक बार log के साथ हो जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने देखिए 2 फार्मूला का यूज करा है, आप दोनों को जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 फार्मूला का यूज करा है। ठीक है, चलिए जी, तो बस अब हमारा काम जो है और आसान हो गया। यहाँ से यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये देखिए log बेस 10 m/n के फॉर्म में आ गया, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं log बेस 10 पावर 10 माइनस log बेस 10 पावर 2। ठीक है, अच्छा जी, इतना आप समझ गए हैं, इतना आप समझ गए हैं। तो सुनिए एक और मेरा बात सुनिए, यहाँ पर आप मेरा बात एक और यहाँ पर सुनेंगे आप लोग जो है मेरा एक और बात सुनेंगे। जब आप इतने देर से मेरा बात सुनते आ रहे हो, तो मेरा एक और बात सुन लीजिए कि अगर क्या हो, अगर देखिए अगर log हो और क्या हो कि a हो और इसका पावर a हो जाए, यानी कि बेस और पावर दोनों बराबर हो जाए log में, तो इसका मान 1 होता है। अगर log में बेस और पावर दोनों बराबर हो जाए तो इसका मान 1 होता है। तो देखिए log बेस 10 पावर 10 है, तो इसका मान हो गया हमारा 1 और माइनस log बेस 10 पावर 2, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है सभी कंसेप्ट इस लॉग वाला क्वेश्चन में सभी कंसेप्ट एकदम बारीकी से आप समझे होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन की, अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी कोई यहाँ पर गौर करेंगे,
सभी कोई यहाँ पर गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को जरा सभी कोई कर लीजिए। देखिए आज जो है हम जितने भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं वे सभी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और हम जितने भी क्वेश्चन का आज हम कलेक्शन लेकर के आए हैं इन सभी क्वेश्चन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगी, ठीक है, कि हम कैसे कौन सा कैसे कब और क्यों हम किसी भी कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा कौन सा अप्रोच रहेगा, हम जो है आपको इन सभी के बारे में एकदम डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एक समीकरण है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक समीकरण है दिया गया है स्क्वायर रूट अंडर x बटा 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 2.1/2.1/6 के मूल हैं। हमें यहाँ पर x का मान बता देना है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो अप्रोच है आप पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज करके जरा इसका सॉल्यूशन आप पहले खुद से करिए, ठीक है। चलिए जी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक बात मुझे और आप लोगों से कहनी है कि जब हमने जो प्रीवियस क्लास में जो हमने वीडियो डाला था वहाँ पर मुझे एक ऐसा कमेंट मिला है, आपको यहाँ पर कमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। और उसको हम जो है उसका स्क्रीनशॉट मैं कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख सकते हैं। उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि हम लोग कैसे, बहुत लोगों के पास कैसा जीवन हो गया है। उस कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे एक अलग और एनर्जी आई और हमने जो है आज आप लोगों के सामने एक आप लोगों को मैं एक ऑफ़र लेकर के आया हूँ। ऑफ़र आपका ये है कि आज से, और हमने जो है प्रीवियस क्लास में बहुत सारा सेशन लिए हैं, आज से और आने वाला मेरा जितने भी वीडियो होगा वो जो होगा मेरा सभी वीडियो सभी क्लासेज जो होगा मेरा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्योंकि ये जो कमेंट पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारा दुख हुआ है और ये जो आप लोगों का प्यार है, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए और आपके लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए अब एकदम तैयार हूँ, ठीक है। अब आप हो तो मैं हूँ, ठीक है। चलिए अब हम आज से वादा करते हैं कि आपके साथ हम मिल करके अब आगे बहुत सारा मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी यहाँ पर समीकरण है दिया गया है कि स्क्वायर रूट अंडर x बटा 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 2.1/6 हमें x का मान बता देना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर हम क्या करें, देखिए अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ टेक्निकल अप्रोच लेने वाले हैं सॉरी, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा स्क्वायर रूट अंडर x माइनस 1/x, ठीक है, ये जो होगा इसको हम मान लेते हैं कि ये चलिए y के बराबर है, ये y के बराबर है। तो ऑटोमेटिक ये जो होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है 1 माइनस एक्स बटा एक्स, ये देखिए इसका उल्टा है, ऊपर यहाँ पर देखिए अंश में x है और हर में 1 माइनस एक्स है, लेकिन इसमें अंश में एक माइनस एक्स है और हर में x है, यानी कि इसका अपोजिट है। तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारा, ये हमारा 1/y के बराबर होगा, ठीक है। हमने यहाँ पर मान लिया कि ये y के बराबर है तो ये ऑटोमेटिक 1/1/y के बराबर होगा, ठीक है। और इसका मान दिया गया है 2.1/6। तो यहाँ से ये हो जाएगा y प्लस 1/y बराबर, देखिए 2.1/6 को हम लिख सकते हैं 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि 13/6, 13/6, 6 दूना 12 और 1 13/6, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा y, ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 13/6, ठीक है। इतना आप समझ गए, इतना आप एकदम समझ गए। उसके बाद हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको
कि इसको देखिए, अगर हम इस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 13y, ठीक है। और ये 6 आ जाएगा इधर गुना में। एक सेकंड रुक जाइए, देखिए ये जो है अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 13y, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 6y स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर बराबर 13y, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या हो गई, 6y स्क्वायर माइनस 13y और प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर एक द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण आएगा, तो हम बस इसका यहाँ से हम y का पहले मान निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे तोड़ दें कि गुना करने पर 13 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जोड़ने या घटाने पर 13 आ जाए, माइनस 13 आ जाए और गुना करने पर 6 आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर 13, हमें यहाँ पर 13 लाना है, ठीक है। 6 दूना 12 और 1 13। 1 मिनट का टाइम दीजिए जरा, हम यहाँ पर इसको कैसे तोड़ सकते हैं। हाँ 9 और 4 13, 9 4 13, 9 4 13 कैसे टूटेगा ये। 1 मिनट रुकिए, तो हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ किए हैं लग रहा है, तभी हमारा नहीं आ रहा है। ये भी 6 ना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 6 होगा, क्योंकि जब हम इसमें 6 से गुना कराएंगे, जब हम देखिए हम यहाँ पर गलती क्या किए हैं, जब हम इसमें 6 से गुना कराएंगे तो यहाँ पर 6 एकम 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए हमें जो है इस 13 को ऐसे, इस माइनस 13 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर क्या आ जाए, 36 आ जाए, और इसको जोड़ने या घटाने पर, ठीक है, माइनस 13 हमारा आ जाना चाहिए। हमें जो है 36 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 36 आ जाए और उसको जोड़ने या घटाने पर माइनस 13 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर देखिए, अगर हम क्या करें, 9 चौका 36 कर दे, क्या कर दे, 9 चौका 36 कर दे, यानी कि तो हो जाएगा यहाँ पर 6y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9y माइनस 4y, ठीक है, और प्लस 6 बराबर 0। अगर हम यहाँ से 3y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 2y 2y और माइनस 3। यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2y और माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया, 2y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालें तो ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ से y का मान हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास y का यहाँ पर 2 गो मान आ गया, यहाँ पर हमारे पास y का मान 2 गो आ गया, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से इन दोनों y का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं, यदि y बराबर 3/2 अगर हम पुट कर लें, यदि y बराबर 3/2, तो और चूंकि देखिए y बराबर क्या है, y बराबर है हमारा स्क्वायर रूट अंडर x/1 माइनस x के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पुट कर दे, क्या पुट करेंगे, 3/2 बराबर स्क्वायर रूट अंडर x माइनस 1/x, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग अगर हम कर दें, अगर हम यहाँ पर क्या करें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, ठीक है। अगर हम इधर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 और बट्टा में 4, ठीक है। और स्क्वायर यहाँ इधर रूट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट में है, तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा x और वह x/1 माइनस x, ठीक है। अगर हम इधर क्या कर दें,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर 9 माइनस 9x। ठीक है, तो यहाँ से अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4x प्लस 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर आ गया 9 4 13, x बराबर आ गया 9/13। यहाँ से देखिए अगर हम क्या किए हैं, y बराबर 3/2 पुट करे हैं तो x का मान हमारा आ गया है 9/13। एक आंसर यह हमारा ये हो गया। और अगर हम क्या करें, अगर हम यदि y बराबर 2/3 पुट कर दे, क्योंकि देखिए ना हमारे पास इधर क्या आया है, y का मान 2 आया है, एक 3/2 और 2/3। तो जब हमने y का मान 3/2 पुट करा है तो हमारा x का मान आया है 9/13। और अगर हम y का मान 2/3 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 2/3 बराबर स्क्वायर रूट अंदर ये हो जाएगा हमारा x/1 माइनस x। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर देंगे, अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 4/9 बराबर x/1 माइनस x। ठीक है, अगर हम फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4x बराबर 9x। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 9 4 13 x, इसलिए x का मान आ गया 4/13। x का मान आ गया हमारा 4/13। तो देखिए अगर जब हमने x का मान 3/2 पुट करा है तो x का मान आया है 9/13, और जब हमने y का मान 2/3 पुट करा है तो हमारा x का मान आ गया है 4/13। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर होगा 9/13 और 4/13। ठीक है, 9/13 और 4/13। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 9/13 लेकिन 7/13, यहाँ पर क्या होगा 9/13 और 4/13 हमारा आंसर आया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि 9/13 और 4/13 ही हमारा आंसर आया है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और जो हमने यहाँ पर टेक्निकल अप्रोच लिए हैं इस क्वेश्चन में उसको भी आप समझे होंगे। और अगर आपके सामने अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे जब भी आए आपके सामने, तो आप ऐसे ही टेक्निकल अप्रोच लेकर के x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप अगर वीडियो को पॉज करके क्या करिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप क्या करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और आप इसको नोट कर लीजिए, और आप फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर सभी कोई पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहाँ a बड़ा है b से, का हम निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और जहाँ शेषफल जो होता है हमेशा या तो बड़ा होगा 0 से या फिर 0 के बराबर होगा, और शेषफल हमेशा जो छोटा होता है भाजक से। तो बस यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, और इसके हेल्प से हम क्लास 10th में जो है किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक का हम HCF निकालते थे। ठीक है, इसी के हेल्प से हम क्लास 10th में जो है किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक का हम HCF यानी कि मौसा निकालते थे। क्या निकालते थे? मौसा यानी कि महत्तम समअपवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालते थे। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है कि HCF, LCM, दशमलव विस्तार या फिर प्रायिकता।
तो बस ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्योंकि हमने क्लास 10th में पढ़ा है, अगर आप क्लास 10th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको फिर बता दूं कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमेशा किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक का मॉस या फिर एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, आगे आपको समझ में। और क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो बस ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और जहाँ शेषफल जो होता है या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और हमेशा शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप जो है अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझे होंगे, और आप ये भी समझे होंगे कि हम इसका प्रयोग करके किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक का मॉस निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी कोई यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए और जरा इसका सॉल्यूशन आप करिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, सभी कोई यहाँ पर क्वेश्चन को पहले गौर से देखेंगे। यदि एक गोले का क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पर देखिए गोला का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें इसका आयतन बता देना है, हमें इसका आयतन बता देना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं नहीं, देखिए गोले का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा क्षेत्रफल। और अगर हम बात करें आयतन की, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर हमारा मान दिया गया है किसका, 4 पाई आर स्क्वायर का मान दिया गया है 1386। ठीक है, कितना है मान, 1386। तो अगर हम यहाँ से क्या करें कि आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ये देखिए 4 जो है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, यानी कि 1386/4, और क्या होगा 22 का पाई का मान होता है 22/7, लेकिन इधर आने के बाद ये हो जाएगा 7/22। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 1 9, ये देखिए क्या है 8 1 9 और 6 और 3 9, यानी कि ये 11 से कट जाएगा। हमने आपको बता रखा है कि कब कोई संख्या 11 से कटती है, अगर सम तथा विषम संख्याओं के योग का अंतर अगर 0 आ जाए या फिर 11 का ही गुणज आ जाए तो वह संख्या 11 से कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 और 1 9 और 6 और 3 9, यानी कि इन सम तथा विषम स्थान के अंकों का योग जो है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 11 से कट जाएगा, ये संख्या जो है 11 से कट जाएगा। तो इसको हम कैसे काटेंगे 11 से, 11 दूना 22 और 11 एकम 11। ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 28, 11 दूना 22 और यहाँ पर बचेगा अब 6, 11 6 66। ठीक है, देखिए अब ये कट जाएगा हमारा, अब ये हमारा कट जाएगा, किससे कटेगा ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 6 दूना 12। ठीक है, 2 6 के 12 और 3 दूना 6, यानी कि 63 बार में। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अब ये क्या होगा, यानी कि अगर हम इसमें गुना करा दें, यहाँ पर r का मान कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हम गलती कर दिए हैं क्या, 63 आया है, 63 आया है। चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे यहाँ से r का मान। देखिए 63 बराबर क्या होता है, 9 7 63, यानी कि 3 गुना 3 गुना 7, यही ना होगा, 9 7 63 होता है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 गुना 7/4, यही ना होगा। तो क्या हम इस 63 की जगह पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 63 क्या होता है, 63 बराबर होता है 3 गुना 3 गुना 7, यानी कि 3 गुना 3 गुना 7, और 7 पहले से है और बट्टा में 4। ठीक है,
तो अगर देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 3 गुना 3 और गुना 7 गुना 7 बटा में 4। देखिए इसलिए यहाँ पर r का मान क्या आ गया, देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी अगर कोई संख्या स्क्वायर रूट के अंदर हो तो दो गो में से एक गो बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 दो गो है तो एक गो बाहर आएगा, और यहाँ देखिए 7 दो गो है तो एक गो बाहर आ जाएगा, यानी 7 3 का 21, ठीक है। 21 बटा 2 हो गया, यहाँ से r का मान आ गया 21 बटा 2, r का मान आ गया 21 बटा 2। तो अब हम आराम से इस आयतन के फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस गोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और हमारा जहां r का मान आया है 22/2, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 4/3 और गुना 22/7 गुना 22/2 गुना 22/2 गुना 22/2, ठीक है। तो ये देखिए कट जाएगा, अब ये हमारा कट जाएगा 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये देखिए कुछ कटने वाला है यहाँ पर। ये हमारा कट जाएगा 2 से 2 दूना 4 और ये 11 दूना 22 और ये 2 से 11 दूना 22, ठीक है। 3 से नहीं कटने वाला है कोई भी, 3 से नहीं कटने वाला है कोई भी। यहाँ पर हम सही कर रहे हैं, हेलो 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 सभी कोई जरा देखिए जरा यहाँ पर स्क्रीन पर, हमने यहाँ पर सही करा है। अच्छा जी, अगर हमने यहाँ पर सही करा है तो ये हमारा और कटने वाला है क्या, कोनो और हमारा कटने वाला है क्या? एक सेकेंड रुकिए, तो यहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं। ओ हम यहाँ पर देखिए r का मान कितना आया है, r का मान आया है 21/2 आया है, r का मान 21/2 आया है। लेकिन हम यहाँ पर लिख कितना रहे हैं, हम यहाँ पर 22/2 लिख रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पर गलत लिखा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप एकदम सही पकड़े हैं। चलिए हम साफ करके फिर से सबको लिख लेते हैं। आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, अब ये होगा, हम लोग जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और हमने r का मान निकाल रखा है 21/2, ठीक है। तो यहाँ से मान को पुट करेंगे 4/3 और क्या होगा 22/7 और गुना 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2, ठीक है। देखिए ये कट जाएगा हमारा 7 3 का 21, 3 से 3 ये कट जाएगा। इस 3 को आप मत काटिए, क्योंकि हमें जो है गुना करने में आसान होगा। इस 3 को हम छोड़ देते हैं यहीं पर, ठीक। और हम इसको काट देते हैं, इसको यहाँ पर 3 7 21, ठीक है। ये हो गया हमारा अब, और ये हो जाएगा हमारा 2 दूना का 4, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और 11 दूना 22 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 गुना 21 दूना का 42, और यानी कि 42। आप क्या करिए, यहाँ पर रुक जाइए, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड यहाँ से ये हमारा हो जाएगा अब 11, ठीक है, और 7 3 का 21 गुना 21, ठीक है। यहाँ देखिए 11 को छोड़ दीजिए, 21 एकम 21, 2 रह गया, 21 दूना 42 और 2 46 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 21 से गुना, 21 एकम 21, 21 से 66 और 1 67 रह जाएगा 6, और 21 तक 44, 6 44 6 50, यानी कि 50 100 71 आ रहा है हमारा। यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम गुना करने में, 441 होगा का, 21 एकम 21, 2 21 दूना 42, सॉरी यहाँ पर 21 दूना 42 और 2 44, यहाँ पर 441 होगा, यहाँ पर 441, और यहाँ पर कट जाएगा, ये कर दीजिए इसको। 21 एकम 1, 11 एकम 11, 1
11 चक 44 और 1 45, 4, 11 चक 44 और 4 48, यानी कि 4851 होगा हमारा करेक्ट आंसर। 4148 किस में दिया गया है मान, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 2148 cm3। हम अगर जरा ऑप्शन को चेक कर ले, क्या होगा ऑप्शन, 4851। 4851 आंसर आया है हमारा जी, बिल्कुल 4851 हो जाएगा हमारा। 4851 ना, 4851 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्या हो रहा है यहाँ पर, 41, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या मेरा, 4851 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि बस सिंपल सा फंडा था, यहाँ पर हमें गुना थोड़ा सा करने में ये हुआ था, दिक्कत हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया गया है 1386 और आयतन हमें निकालना था, तो आयतन आ गया है 4851 सेंटीमीटर क्यूब। गोले का क्षेत्रफल दिया गया था और हमने यहाँ पर गोले का आयतन निकाल लिए 4851 cm3। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सभी कोई गौर करिएगा, एक शून्योत्तर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। एक शून्योत्तर परिमेय और अपरिमेय संख्या, यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनका गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। कथन सत्य है, गलत है, विशेष परिस्थिति में होगा, या फिर कोई समयौगिक संख्या होगा। तो मेरे बात को आप गौर करिएगा, जो मैं यहाँ पर पॉइंट को लिखने वाला हूँ आप जरा उस पर गौर करिएगा, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर परिमेय, ठीक है, परिमेय को R से और अपरिमेय को हम I से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। R फॉर रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और I फॉर इरैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए अगर हम किसी रैशनल नंबर में, यानी कि अगर हम किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। और सुनिए, अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से गुना करेंगे तब भी ये अपरिमेय संख्या ही आएगा। थर्ड में लिखिए, अगर हम किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ देंगे तब भी ये अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ देंगे तभी ये अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। अगर हम किसी, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, रैशनल और इरैशनल नंबर के गुना। और यहाँ पर एक और बात को लिख ले रहे हैं कि अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या ही होगा। छठा लिखिए, अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर हम 7 नंबर पॉइंट लिखिए, अगर हम किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी ये अपरिमेय संख्या ही होगा। और 8वां पॉइंट है, अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तब भी ये अपरिमेय संख्या ही होगा। लेकिन यहाँ पर 9वां पॉइंट समझने वाला है। यहाँ पर देखिए 9वां पॉइंट क्या समझने वाला है कि अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे, अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से ही अगर गुना करेंगे तो ये जो संख्या निकल के आएगा वह अपरिमेय भी होगा और परिमेय भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो या तो वह अपरिमेय होगा या फिर परिमेय होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, हम लोग जानते हैं कि रूट 2 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, और अगर हम रूट 2 से ही गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूट 4, और चूंकि रूट 4 बराबर हो जाएगा 2, यानी कि देखिए यहाँ पर अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो हमारा एक परिमेय संख्या आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर दें, यहाँ से सेकेंड एग्जाम्पल में अगर हम रूट 2 में रूट 3 से गुना कर दें तो ये रूट 6 हो जाएगा, जो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यानी कि देखिए, अगर बस एक ही कंडीशन में क्या होता है, अलग अलग होता है कि अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो या तो वह परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। लेकिन यहाँ जो हमने 8 पॉइंट को आपके सामने नोट कराया है, इसमें से आप कोई भी काम करेंगे तो हमेशा का आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आप वीडियो को पॉज करके जरा इन सभी पॉइंट को जरा नोट कर लीजिए। परिमेय R4 परिमेय संख्या और I4 अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए जी, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी कि देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। यानी कि ये जो कथन है ये कथन सत्य है, कथन सत्य है। किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होगा, और केवल गुणनफल ही नहीं, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी कोई जरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 80 डिग्री है एवं भुजा PQ बराबर है भुजा PR के, तो निम्नलिखित में से कोण R का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एगो का है त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज PQ और R, जिसमें यहाँ पर कोण P का मान दिया गया है। इस कोण P का मान 80 डिग्री दिया गया है और हमें इस R का मान बता देना है, और भुजा PQ यानी कि भुजा PQ बराबर है भुजा PR के, ठीक है। तो देखिए, जब भी अगर किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर होता है तो उस त्रिभुज को हम बोल देते हैं कि वह त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है इंग्लिश में, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हैं तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक गुण होता है, गुण क्या होता है कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजा के सामने वाला कोण, यानी कि इस भुजा PR के सामने वाला कोण ये और भुजा PQ के सामने वाला कोण ये दोनों बराबर होगा, यानी कि कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R के। क्या आप मेरे बात को समझे हैं? किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाला जो कोण होता है वह एक दूसरे के बराबर होता है। और हम कब किसी भी त्रिभुज को समद्विबाहु बोलेंगे, जब किसी त्रिभुज के कम से कम दो भुजा एक दूसरे के बराबर हो तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि भुजा PQ और PR बराबर है, इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है कि बराबर भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा, इसलिए कोण Q बराबर कोण R। और हम यहाँ पर एक और बात ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जब हमने कोण आर को थीटा मान रखा है और कोण क्यू और कोण आर दोनों बराबर है, तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण P का मान दिया गया है 80 डिग्री और कोण Q और कोण R दोनों बराबर है और दोनों का मान हमने मान रखा है थीटा डिग्री। ठीक है, तो थीटा और प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से 100 डिग्री, इसलिए थीटा का मान आ गया हमारा 50 डिग्री। थीटा का मान आ गया 50 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि कोण Q का भी मान आ गया 50 डिग्री और कोण R का भी मान आ गया 50 डिग्री। हमें केवल कोण R का मान पूछा जा रहा है, तो ये हो गया हमारा कोण R का मान 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आप जो है इस क्वेश्चन में हमने आपको जो भी कंसेप्ट बताए हैं, आपको वह सभी कंसेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 3600 है, इनमें से एक संख्या दूसरे संख्या का 4 गुना है, तो हमें वह संख्या का मान बता देना है। हमें वह संख्या का मान बता देना है। तो हम यहाँ से मान ले रहे हैं कि माना कि पहली संख्या है हमारा ए और तथा दूसरी संख्या है हमारा बी। ठीक है, तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि दो संख्या का गुणनफल यानी कि a गुना b का मान दिया गया है हमारा 3600। ठीक है, a गुना b का मान दिया गया है 3600 और फिर यहाँ पर बोला जा रहा है इनमें से एक संख्या दूसरे संख्या का 4 गुना है। ठीक है, तो यानी कि जैसे मान लीजिए कि पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है। ठीक है, और जो पहला संख्या इनमें से एक संख्या यानी कि मान लीजिए कि उसको पहला संख्या, एक संख्या को आप मान लीजिए पहला संख्या जो है दूसरी संख्या का 4 गुना है, दूसरी संख्या का 4 गुना है, यानी कि क्या है, इससे ये 4 गुना अधिक है। a जो है b से कितना 4 गुना अधिक है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर कब होगा, ये दोनों बराबर यहाँ से कब होगा, जब हम इसमें भी 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब हम इसमें भी 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमें बोला जा रहा है कि पहली संख्या दूसरे संख्या का 4 गुना है, यानी कि 4 गुना अधिक है। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम यहाँ से b का मान निकाल लें तो b का मान क्या हो जाएगा 3600 और बट्टा में a। ठीक है, तो जहाँ देखिए हमने क्या किया है, b का मान a के फॉर्म में निकाल लिया है, तो यानी कि ये हो गया a बराबर b की जगह पर लिखेंगे 3600 और बट्टा में a और गुना 4 हो जाएगा। ये अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हमने कुछ गलत कर लिए क्या, यहाँ पर हम यहाँ पर लग रहा है कि कुछ गलत किए हैं, हम यहाँ पर कुछ गलत किए हैं क्या, हम यहाँ पर चलिए फिर से करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमने बिल्कुल सही किया है, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करा है। देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 4b होगा, क्योंकि एक संख्या जो है दूसरी संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, यानी कि 4 गुना अधिक है, तो इसलिए a बराबर आ गया 4b। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जान दिया गया है क्वेश्चन में कि a गुना b का मान कितना है, a गुना b का मान दिया गया है 3600। तो हम यहाँ पर a का मान यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ देखिए a के मान है 4b, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4b गुना b बराबर 3600। ठीक है, यानी कि इसलिए b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3600 और बट्टा में 4। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 12
कट जाएगा क्या ये 4 से कितना बार में कटेगा ये, यहाँ पर रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुक जाइए। यहाँ से 9 चौका 36 तो ये हो जाएगा 900, ठीक है। यानी कि इसलिए b का मान कितना आ गया, b बराबर आ जाएगा हमारा 300। b का मान आ जाएगा 300। b स्क्वायर का मान आ गया 900 बटा 900, ठीक है। देखिए b स्क्वायर का मान आ गया यहाँ से 900, ठीक है, इसलिए b का मान आ गया 300, ठीक है। और जब b का मान आ गया है 300 तो हम इस समीकरण में रख देंगे, तो क्या होगा a गुना 300 और बराबर 3600 होगा। इसलिए a बराबर हो जाएगा हमारा 3600 और बटा में 300। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 12 3 36, यानी कि a का मान आ गया 12 और b का मान आ गया 300। a का मान आ गया 12 और b का मान आ गया 300। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ से तो ऑप्शन हमारा a हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 500 रुपये का 5 वर्ष के लिए वार्षिक 3% की दर से ब्याज क्या होगा। 500 रुपये का 5 वर्ष के लिए वार्षिक 3% की दर से ब्याज हमें बता देना है। यानी कि देखिए मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है 500 और समय दिया गया है हमारा 5 वर्ष और दर दिया गया है हमारा 3%। हमसे ब्याज पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज, देखिए जब भी आपसे अगर केवल ब्याज की बात करें तो आप सिंपल साधारण ब्याज निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय और गुना दर और बटा में 100, ठीक है। मूलधन है हमारा 500, समय है 5, दर है 3 और बटा में 100, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 5 25 या 75 रुपये। यानी कि ब्याज हमारा आ गया, ब्याज बराबर आ गया 75 रुपये, हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। 5 5 25 या 75, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें यहाँ से तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप जो है इसका सॉल्यूशन समझे होंगे। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा करा रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। जरा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये आज के सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। अगर a बटा 5 बराबर b बटा 6 बराबर c बटा 1 तो हमें a प्लस b प्लस c बटा b का मान निकाल देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया है a बटा 5, ई बराबर है b बटा 6 के और ई बराबर है c बटा 1 के, ठीक है। तो देखिए अगर हम ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर हम मान लें कि ये बराबर है हमारे a के, ठीक है, ये बराबर है, सॉरी यहाँ पर a मत माने क्योंकि a दिया गया है। हम इसको मान लेते हैं कि ये k के बराबर है। चलिए ये बराबर है हमारा k के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा अब, यानी कि a बटा 5 बराबर k और b बटा 6 बराबर k और c बटा 1 बराबर k। इसलिए यहाँ पर देखिए a का मान आ गया 5 के और यहाँ से b का मान आ गया 6 के और यहाँ पर c का मान आ गया k, ठीक है। a का मान आ गया 5 के, b का मान आ गया 6 के और c का मान आ गया k, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि a प्लस b प्लस c बटा b का मान हमें निकालना है। a का मान है 5 के, b का मान है 6 के प्लस c का मान है k और बटा b यानी कि b का मान है 6 के, ठीक है। तो अब यहाँ से k का मान क्या हो सकता है, अब यहाँ से k का मान क्या हो सकता है, 6 5 11 और 1 12, यानी कि देखिए a प्लस b प्लस c बट्टा में b बराबर क्या होगा 6 प्लस 5 और प्लस 1 6,
सॉरी 6 प्लस 5 11, 11 और प्लस 1 12, यानी कि 12 के बटा में 6 के से के 6 दूना 12, इसलिए यहाँ पर हमारा मान आ गया यहाँ से, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बटा बी का मान आ गया 2 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और मैं ये होपफुली ये भी बोल सकता हूँ कि आज आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी का सॉल्यूशन आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक करिए, और अगर आपको आज के सेशन में बताए गए अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट नहीं है तब भी आप हमें फीडबैक के रूप में आप कमेंट करिए, और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग ऐसे ही अपना मेहनत करते रहिए, और आप जो है अपना एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिए। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ठीक है।